अपने इस राहुल ज्ञान सरोवर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हमारा ये 1000 टॉप 1000 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4 है, यानी ये अपना चौथा वीडियो है। इसके बाद आपका एक वीडियो और आएगा, या फिर अगर एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो हम आपका इसका दूसरा पार्ट भी आपको लेकर, मतलब 5वां के वीडियो के बाद 6वां वीडियो भी आ सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि 5 वीडियो में ही आपकी पूरी बातें कवर हो जाएँ, पूरी इसमें जो है 1000 क्वेश्चंस कवर हो जाएँ। बट अगर नहीं हो पाता है या उससे मुझे ज़्यादा कराना होगा तो मैं 6वां पार्ट भी इसका लाऊंगा। तो आज इसका चौथा पार्ट है, कल इसका 5वां पार्ट भी आएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी के अगर आपने 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आप जाकर के वहाँ से देख भी सकते हैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में। और आप हमारा जो क्लासेस है वो अनअकैडमी पर भी लाइव है, तो आप अनअकैडमी पर भी जुड़ करके हमसे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और उसके साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स अनअकैडमी पर आप जुड़ कर कैसे पढ़ेंगे, तो अनअकैडमी पर आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, और अनअकैडमी का आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अनअकैडमी पर जुड़ करना पढ़ना भूलें। और ये आप शाम को 5 बजे हम लोग जुड़ते हैं, और वहाँ पर मैं क्लास का वहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ भी वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा आप लोग वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप आकर वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। तो अनअकैडमी पे जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शाम को 5 बजे जुड़िएगा, बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी, बाकी आपको अनअकैडमी पर कैसे जुड़ना है वो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप जान चुके होंगे कि आपको अनअकैडमी पे कैसे जुड़ना है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना आज का सेशन जो पार्ट नंबर 4 है 1000 टॉप क्वेश्चन साइंस के, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड हैं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम के दे लीजिए, आप एसएससी हो, रेलवे हो, या आप बिहार में जो एसएससी आया हुआ है 12,000 पोस्ट के करीब उसमें दे रहे हो, या फिर एमटीएस का दे रहे हो, जीडी का दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो जहाँ भी साइंस पूछा जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का संचालन में मदद करता है। तो जो रक्त का संचालन में मदद करता है वो लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो रक्त का जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, और ये लिक्विड पार्ट होता है, इसमें लगभग 90% तक जल होता है। तो यही आपका रक्त का संचालक करने में मदद करता है। तो लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो अग्नाशय के द्वारा जो होता है वो आपका ग्लूकागॉन भी होता है और इंसुलिन भी होता है। तो इंसुलिन भी अगर आपका दिया होता है ऑप्शन में तब भी सही होता है, और अगर अग्नाशय दिया है तो ये ग्लूकागॉन दिया है तो भी आपका राइट आंसर यही होगा। तो ग्लूकागॉन जो होता है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, तो जो ग्लूकागॉन होता है ये और इंसुलिन एक दूसरे के विपरीत टाइप के काम करते हैं। जैसे कि इंसुलिन जो होता है वो आपके बॉडी में शुगर लेवल को कम करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता, मेंटेन करता है। उसी तरह से ग्लूकागॉन भी जो होता है वो शुगर लेवल आपका अगर बाय द वे मान लीजिए कम है तो उसको बढ़ाने का भी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो अग्नाशय के डीप ऑफ हैंगर्स जो डीप होते हैं वहाँ से निकलते हैं। बीटा सेल से निकलता है आपका जो है इंसुलिन, और अल्फा सेल से निकलता है आपका ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी एंजाइम्स लाइपेज जो ट्रिप्सिन जो होता है उसका स्रोत भी अग्नाशय होता है, जो कि अग्नाशय अपना जो है ये लाइपेज और ट्रिप्सिन जो होता है ये स्रावित कहाँ करता है, तो ये ला करके आपके छोटी आंत में स्रावित कर देता है, और यहाँ पे आपके जो भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। यानी लाइपेज और ट्रिप्सिन जो होता है ये दोनों के दोनों जो है आपको अग्नाशय रस के साथ ही मिलते हैं। तो ये अग्नाशय ग्रंथि ही होती है। अगला लिखा है, मीठे स्वाद के लिए ऊपर का जो मानव का जीभ होता है, देखिए जो मानव का जीभ होता है ऐसे होता है, यहाँ पर जो आपका अगला वाला जो भाग होता है जीभ के बिल्कुल आगे वाला जो टिप का भाग होता है इसको बोलते हैं मीठा स्वाद वाला। तो यहाँ पे आपको मीठा स्वाद का पता चलता है। वहीं जो आप बीच का जो पीछे का कड़वा जो मतलब जीभ का सबसे लास्ट वाला यानी पीछे का भाग होता है वहाँ पे कड़वा स्वाद का आपको अनुभव मिलता है। और बगल में जो यहाँ को साइड वाला जो होता है यहाँ पर नमकीन और साल्ट यानी नमक और साल्ट का जो है मतलब आपको स्वाद मिलता है। तो आगे वाले भाग से मीठा, पीछे वाले भाग से कड़वा, और साइड वाले भाग से आपको कड़वा ये नमकीन टाइप का जो साल्टी जो आपका फ्लेवर होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है मीठे स्वाद के लिए कौन सा होगा, तो आगे वाला भाग होगा। तो जो आगे वाला नोक पर यानी जो टिप पर जो होता है जीभ के एकदम बिल्कुल आगे नोक पर टिप पर होता है, वहीं से आपका मीठे स्वाद का पता चलता है। अगला लिखा है फ्रेंड्स कि थायराइड ग्रंथि की खराबी की अगर कौन सी कमी हो, तो थायराइड ग्रंथि अगर आपकी खराब हो तो वो आयोडीन की कमी की वजह से होती है। जो नमक में अगर आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो आपका ये बीमारी नहीं होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि में फैलाव हो जाता है, जिसको गाइटर रोग बोलते हैं, या थायरॉक्सिन जो इसमें आयोडीन की कमी से होता है। तो
इसको ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है या थायराइड भी बोला जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि में खराबी के कारण भी होता है। घेंघा रोग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंघा रोग। इसमें गर्दन जो इसमें गला होता है, ये गले का जो वो होता है, तो घेंघा जो होता है वो इसमें रोग होता है और इसमें गला जो होता है वो सूज जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, अगले वाले इसमें चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर नीचे क्वेश्चन होगा इसका, लिखा है कि सर्वदाता माना जाने वाला समूह, यानी सर्वदाता कौन सा होता है? तो सर्वदाता फ्रेंड्स ओ नेगेटिव जो होता है, ओ नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है, जबकि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। तो ए बी पॉजिटिव लिखा हो तो सर्वग्राही बोलते हैं, ओ नेगेटिव होगा तो सर्वदाता पूछा जाता है। तो सर्वदाता में आपका तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओ नेगेटिव जो होगा वो आपका सर्वदाता होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, सर्वदाता ओ नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन जो लिखा है फ्रेंड्स, ये लिखा है कि अमाशय रस में मुख्यतः होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमाशय रस में आपका क्या होता है मुख्यतः? तो आप देख सकते हैं जो अमाशय में होता है, अमाशय मतलब होता है पेट, और पेट में आपका जो होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका pH मान 2 के लगभग में होता है। इसका pH मान कितना होता है? 2 होता है। ये आपके पेट के दीवारों से निकलता है और HCl होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। यह जो है भोजन में प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, उसके साथ ही साथ भोजन को अम्लीय वातावरण बनाने में मदद करता है। तो सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर होगा। जबकि अगला ये आपका लिखा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपके बैटरी में डाला जाता है। बैटरी में अगर जो बात करें तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक आपके पेट में पाया जाता है, सिट्रिक खट्टे फलों में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहा स्क्रीन पर, ये रहा फ्रेंड्स, ये रहा अगला क्वेश्चन। आपको लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण करता है? तो जो रक्तचाप होता है वो कौन सा नियंत्रण करता है? तो जो अपना रक्तचाप होता है वो एड्रीनल ग्रंथि को जो है आप संबोधित है। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, जिसको अधिवृक्क भी बोलते हैं। ये आपके किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होता है। ये आपके रक्तचाप यानी जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि रक्त कोशिकाएं जिन्हें मतलब शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, तो WBC होता है, जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ये आपके जो है शरीर का सैनिक भी कहलाता है, क्योंकि जो बाहर से रोग आता है, मान लीजिए बाहर से कोई आपके एंटीजन पार्टिकल्स आ गए जो कि आपके शरीर में रोग का कारण बन सकते हैं, तो उसको मारने का काम WBC करता है। तो इसलिए इसको हम लोग बाहर मतलब जो है शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। अगला जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो RBC करता है, क्योंकि RBC में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको आप HB से डिनोट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है RBC में होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करके HbO2 बनाता है, जिसको हीमोग्लोबिन ऑक्साइड कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये कर करके और कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अगला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर जो WBC होता है, इसको मैंने अभी बताया आपको कि ये आपके ब्लड का जो है सैनिक कहलाता है, मतलब आपके शरीर का सैनिक होता है। रक्त प्लाज्मा जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक तरह से हल्के पीले कलर का जो भाग होता है उसको रक्त प्लाज्मा बोलते हैं। तो अगला हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? तो देखिए हम लोग में, देखिए पुरुषों में जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुषों में होता है, जबकि एस्ट्रोजन और आपका एक हार्मोन्स और होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो, और आपका ऑक्सीटोसिन, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, एस्ट्रोजन बोले तो ऑक्सीटोसिन बोले तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं आपके महिलाओं के हार्मोन्स होते हैं। बट ऑक्सीटोसिन एक सेक्स हार्मोन्स नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपके दूध यानी मिल्क को सेक्रेशन में मदद करता है, उसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑक्सीटोसिन आपकी हेल्प करता है, बट ये सेक्स हार्मोन्स नहीं होता। सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन ही होते हैं महिलाओं में। तो आपसे सेक्स हार्मोन पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला लिखा है फ्रेंड्स, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित होता है? तो मैंने अभी पिछले के 2-3 वीडियो में बताया कि एथिल अल्कोहल को जाइमेज द्वारा ही ग्लूकोज में बदला, मतलब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल यानी शराब में बनाने के लिए आपके जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अगला फिर वही काम आ गया कि ग्लूकोज को एथेनॉल यानी वही एथिल अल्कोहल या फिर शराब में बदलने वाला वही जाइमेज दे देगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक मनुष्य जो वयस्क मानव होता है, इसके जो मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? तो 1350 मतलब ग्राम का होता है। तो ये मनुष्य के एक वयस्क मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। और अगर आपका महिलाओं में देखा जाए तो 1250 हो सकता है। लघु शर्करा में स्तर में कम करने के लिए कौन सा हार्मोन है? देखिए, तो लघु को अगर मतलब लघु मतलब होता है खून में अगर ग्लूकोज का लेवल आपको कम करना है तो कौन सा हार्मोन चाहिए? तो इंसुलिन हार्मोन्स का काम ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है, जबकि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन का होता है। ये दोनों के दोनों जो है वो अग्नाशय के जो है डीप ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा से निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बाकी आपका जो क्वेश्चन लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ें तंत्रिका होती है? 31 जोड़ी तो तंत्रिका होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड में आपकी पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर आपका वो हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कि कपाल तंत्रिकाओं
कपाल की तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है, तो कपाल में जो तंत्रिकाएं होती हैं उसमें आपके 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कपाल तंत्रिकाएं। अगला लिखा है कि प्रतिवर्ती जो क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन उसका नियंत्रण कौन होता है, उसका जो रिएक्शन जो होता है वो आपका कशेरुकी रज्जु कहते हैं, जिसको आप मेरुदंड भी बोलते हैं। इसके ऑप्शन पे अगर मेरुदंड भी लिखा होता तो मेरुदंड आपका राइट आंसर होता और कशेरुकी रज्जु को ही मेरुदंड कहा जाता है, तो ये भी आपका हो सकता है। तो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स की थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा होता है, तो TSH होता है। यानी इसका आप थायराइड से याद रखते हो तो T फॉर थायराइड होता है। तो थायराइड ग्रंथि को जो है अंतःस्रावी हार्मोन्स जो होता है जिसको मतलब स्रावित करने के लिए प्रमोट करता है तो वो TSH हार्मोन होता है। अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस का श्रावण करती है, तो देखिए बनाने का काम जो होता है वो जिगर यानी आप इसको लीवर बोल सकते हैं, यानी आप इसको यकृत बोल सकते हैं। इसका काम होता है बनाने का यानी श्रावण करने का। जबकि अगर इसको बोले तो पित्त रस रखता कहाँ है, तो पित्ताशय में जो है पित्त रस यानी गॉल ब्लेडर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, यहाँ पर पित्त रस इकट्ठा होता है। जबकि बनाने का काम जिगर यानी यकृत यानी लीवर का होता है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम जानते हैं हाइपोथैलेमस होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क के अगले वाले भाग में पाया जाता है, यानी प्रमस्तिष्क के अंदर जो है पाया जाता है हाइपोथैलेमस, जो कि आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग भूख प्यास निद्रा को केंद्र होता है, तो ये भी आपका जो है प्रमस्तिष्क के अंदर जो होता है वो जो हाइपोथैलेमस होता है वही आपका काम करता है, जिसके हाइपोथैलेमस के केंद्र के अंदर डाइसेफ्लॉन नाम का एक केंद्र होता है। मतलब अगर प्रमस्तिष्क दिया तो भी आपका आंसर हो सकता है, प्रमस्तिष्क न देकर के अगर आपका हाइपोथैलेमस दिया तो भी आपका आंसर हो सकता है, अगर वो भी नहीं दिया है तो डाइसेफ्लॉन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन सही होगा। अगला लिखा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट हो चाहे एंथ्रोसाइट हो चाहे कोई भी, अगर रक्त का कोई भी भाग अगर बनना है तो वो अस्थि मज्जा के अंदर ही बनता है। तो चाहे RBC बने, चाहे WBC बने, चाहे एरिथ्रोसाइट बने, चाहे लिम्फोसाइट बने और चाहे प्लेटलेट्स बने, तो सारे का सारा निर्माण आपका कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। यानी कोई भी रक्त का निर्माण आपके अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है, चाहे वो कोई भी टाइप आपका रक्त हो, किसी भी टाइप का रक्त हो। अगला जो लिखा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में जिंक होता है, तो कौन से हार्मोन्स में आपका जिंक होता है फ्रेंड्स, ये आप जान सकते हैं इंसुलिन हार्मोन्स में आपके जो है जिंक की उपस्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा हुआ ये आपके स्क्रीन पर कि हमारे तंत्र में ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है, तो ATP जो है वो आपके क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होता है और क्रेब्स चक्र जो है वो माइट्रोकांडिया में पाया जाता है। तो माइट्रोकांडिया के अंदर जो है वो क्रेब्स चक्र पाया जाता है और इसी क्रेब्स चक्र के अंदर आपके ATP अणुओं का निर्माण होता है। अगला जो लिखा है निम्नलिखित अंगों में से पित्त रस का संचयन कौन करता है, मतलब उसको इकट्ठा कौन करता है, तो उसको पित्ताशय करता है, जिसको आप इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो ये रहा आपका राइट आंसर। बाकी अगर आपका प्लीहा बोलेंगे तो यहाँ पे हमारे कोई भी ब्लड होता है जो कि चाहे लाल रक्त हो चाहे सफेद रक्त हो, ये सारे जाकर के कहाँ पर ये मरता है, तो प्लीहा के अंदर जो है वो दफन हो जाता है अपना लाल रक्त ब्लड। अग्नाशय के द्वारा जो है आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। उसके साथ ही यहाँ पे 2 पाचक रस भी निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। बाकी अपेंडिक्स जो होता है वो आपका एक अवशेषीय अंग होता है, जो कि पहले हमारे शरीर में काम आता था, जो कि अब हमारे शरीर में काम नहीं आता है। पहले ही हमारे शरीर में जो है सेलुलोज का पाचन के रूप में अपेंडिक्स काम आता था, बट अभी हमारे शरीर में अनयूज्ड है, तो इसलिए इसको हम लोग अवशेषीय अंग बोलते हैं। अगला देखेंगे पचा हुआ भोजन की दीवार को अवशोषित किसके द्वारा किया जाता है, तो जो विली कोशिका होती है वो विली कोशिका कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। तो छोटी आंत के अंदर विली कोशिका होती है, विली कोशिका इसी के माध्यम से हमारे पचा हुआ भोजन का जो है दीवारों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है आपके बॉडी के अंदर, और वही आपके ब्लड में पहुँचा जाता है और ब्लड के माध्यम से सारी कोशिकाओं तक आपका भोजन पहुँच जाता है। अगला लिखा हुआ कि मानव शरीर में पाचन में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है, तो आप इसमें जान सकते हैं फ्रेंड्स की जो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय होता है, अग्नाशय के में 2-3 तरह के रस निकलते हैं, जिसको ट्रिप्सिन, लाइपेज और ये सारे रस जो निकलते हैं, इन्हीं रस के माध्यम से छोटी आंत में जो है आपका भोजन का संपूर्ण पाचन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय हो सकता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जीभ के किस भाग तक कड़वे स्वाद मिलता है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जीभ के जो सबसे पिछले वाले भाग होता है यहाँ पर कड़वा और सबसे आगे वाले भाग पर मीठा और साइड वाले भाग में आपका जो है साल्ट यानी नमक आपको बताता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो सबसे आपका पिछला वाला भाग होगा वही होगा, तो पिछले वाले मध्य भाग में आपको देखने को मिलेगा, यानी सबसे पीछे वाले भाग में कड़वे स्वाद का आपको मिलता है। अगला लिखा है गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन्स प्रसव के दौरान उत्पन्न होता है, तो ऑक्सीटोसिन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रसव के समय, प्रेगनेंसी के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स महिलाओं के अंदर जो है संकुचन और प्रसार के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका मतलब एक तरह से ये निकलता है। तो ये चीज़ आप जान सकते हैं। अगला लिखा है फ्रेंड्स गुर्दे में पथरी जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से जो गुर्दे में पथरी बनती है, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा आपके टमाटर में पाया जाता है। अगला जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि
यहाँ पर लिखा है मदिरा, यहाँ पर लिखा है मदिरा द्वारा यकृत की क्षति पहुँचाने का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो मदिरा जब आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो ग्लाइकोजन का भंडार हो जाता है यकृत में, जो कि आपके इसके लिए क्षति का कारण बन सकता है। अगला लिखा है रेटिना का काम क्या होता है? आँख पे आँख का जो रेटिना होता है उसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये जो है फिल्म की तरह एक तरह से काम करता है, यानी जो है इस पर आपका जो है फ़ोटो बनता है, यानी एक तरह से ये फिल्म यानी पर्दे की तरह काम करता है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि यह कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। अगला लिखा है मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन आपके मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर टाइलिन नामक हार्मोन्स के द्वारा आपके स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। तो मुख्य गुहा यानी आपके जो खाना आपने जहाँ से आपने ग्रहण किया यानी मुख्य गुहा में, तो मुख में ही आपका पाचन शुरू हो जाता है, जो कि वहाँ पे टाइलिन नाम के हार्मोन से आपका टाइलिन नाम के आपके एंजाइम से आपका क्या होता है, जो स्टार्च यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चिकित्सकों द्वारा नाड़ी का परीक्षण क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हृदय की गति आप इसका पता लगा सकते हैं नाड़ी के परीक्षण द्वारा। अगला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे मानव मस्तिष्क के जो स्मरण क्षमता होती है वो कहाँ होती है? तो वो आपका जो अगला वाला पार्ट होता है जिसको आप सेरिब्रम बोलते हैं। यहाँ पर मनुष्य का स्मरण शक्ति यानी आप जो मनुष्य अपना याद रखता है कि हम कौन सी चीज़ क्या करते हैं, जो आप लोग क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, जो आप लोग कोई भी चीज़ याद करने वाली जो चीज़ होती है जिसको मेमोराइज करना होता है, स्मरण करना होता है उसका, या सोचने की जो क्षमता होती है वो आपके मनुष्य के मस्तिष्क के जो है आगे वाले भाग से होती है, जिसको आप सेरेब्रम बोलते हैं। तो सेरेब्रम जो होता है आपका सबसे बड़ा पार्ट भी होता है और यहीं पे आपकी सारी स्मृति और जो सोचने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है, सारी चीज़ें यहीं पे पाई जाती हैं। बाकी मेंडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है यहाँ पर आपके अनियंत्रित जैसे क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। जैसे कहने का मतलब आपकी हृदय पर गति, जो हृदय गति होती है, जैसे आपका हृदय जो है अपना काम पंप करता रहता है, तो इस पर आपका नियंत्रण तो नहीं है। आप अपने आप से तो हृदय की गति को रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसका नियंत्रण मेंडुला ऑब्लोंगेटा होता है। उसी तरह से श्वसन हो गया, उसी तरह से आपका रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन सारी चीज़ों का जो है नियंत्रण कौन करता है? तो ये सारी चीज़ का नियंत्रण आपका मेंडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अगला लिखा है कि निद्रा के दौरान व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो क्या होता है? तो निद्रा के जो दौरान जो होता है व्यक्ति का रक्तचाप जो है वो घट जाता है। क्या होता है? तो आपका ये घट जाता है क्योंकि उस समय आप कोई वर्क नहीं करते हैं, तो वर्क ना करने को कि बॉडी को आराम रहता है, और आराम के समय में थोड़ा सा वो मतलब कम पंप करता है, रक्तचाप आपका घट ही जाता है। अगर आप कोई मेहनत वाला काम करेंगे तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। अगला लिखा है मानव रक्त का पीएच मान, जो कि आपके कम से कम जितने भी एग्जाम है लगभग हर बार पूछा गया है, तो 7.4 आपको एकदम से रट लेना है। मानव रक्त का पीएच मान होता है। लिखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के जो होता है इसके द्वारा रक्त का थक्का जमता है। उसके साथ ही साथ आपको रक्त का प्लेटलेट्स भी याद रखना है, और उसके साथ साथ आपको प्रोथ्रोम्बिन भी याद रखना है, थ्रोम्बिन भी याद रखना है, फाइब्रोनोजिन भी याद रखना है। तो इन सारे में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, चाहे विटामिन के दिख जाए, रक्त का प्लेटलेट्स दिख जाए, थ्रोम्बिन दिख जाए, प्रोथ्रोम्बिन दिख जाए, या फिर आपका फाइब्रोनोजिन दिख जाए, तो ये इनमें से कोई भी अगर आपका दिखता है तो ये सारे राइट आंसर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए तो रक्त का प्लेटलेट्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो HB जो होता है हीमोग्लोबिन, वो O2 से क्रिया करके आपको ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजन आपको हर कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। अगला फ्रेंड्स आपकी क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स ऐसा होता है जो कि आपका मतलब वो हार्मोन्स है? तो इंसुलिन जो मैंने अभी आपको बताया कि वो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो अग्नाशय के डीप ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, जो कि आपके जो ब्लड लेवल हो मतलब जो उसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। अगला फ्रेंड्स लिखा है एक स्वस्थ मनुष्य में जो है रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर आपके रक्त पाए जाते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। लिखा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको मधुमेह रोग यानी जो आपका शुगर हो जाएगा, शुगर आपको बीमारी हो जाएगी। अगला लिखा है जो वृक्क होता है उसकी प्रति मिनट रक्त का औसत प्रवाह कितना होता है? मतलब 1 मिनट के अंदर कितना जो है किडनी में आपके रक्त आता है? तो 1200 सीसी के करीब आपके रक्त आता है 1 मिनट के अंदर आपके किडनी में छानने के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपका उसको जो है शुद्ध किया जाता है रक्त को। अगला लिखा है कि किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो देखिए भैया जानिएगा,
अगर आपके अंदर दो हृदय में 2 ही कोष्ठ हैं तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन में जो है रक्त का विलय हो जाता है, मतलब एक तरह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त एक हो जाता है। तो जिसके हार्ट में 2 चैम्बर होंगे वहाँ पर विलय होगा, जिसके हार्ट में 3 चैम्बर होंगे वहाँ पर विलय हो सकता है लेकिन आंशिक विलय होता है। लेकिन जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं उसमें विलय नहीं होता है, उसमें आपके मिक्स नहीं होते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होते हैं। तो आप जान सकते हैं जहाँ भी आपका 2 कोष्ठ का हृदय होगा वहाँ पर आपका जो है ये विलय नहीं होगा। तो आप जान सकते हैं तो हीमोग्लोबिन का विलय कहाँ पर हो जाता है, जिनके अंदर 2 हार्ट होते हैं, सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। जैसे मेढक जो होता है इसमें आपके 3 हार्ट चैम्बर होते हैं क्योंकि यह उभयचर होता है, तो इसमें आंशिक विलय होता है। मत्स्य जो कि मछली होती है तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 ही होता है। तो यहाँ पर आपका जो है मतलब क्या हीमोग्लोबिन में जो है वो उसका जीव द्रव्य जो होता है वो अविलय हो जाता है, बट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। जो केचुआ होता है इसके पास आपके पास 8 हार्ट चैम्बर होते हैं, इसके पास 8 हार्ट चैम्बर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका केचुआ हो जाएगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का विलय जो होता है वो जीव द्रव्य के अंदर हो जाता है, जबकि मानव में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। अगला लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का जो स्रावित होता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन से एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपकी महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है, जो कि प्रसार और संकुचन में आपके काम आता है, जो कि आपके जो मतलब वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, उसके साथ ही साथ आपके मिल्क सेक्रेशन यानी दूध के निर्माण को भी ये बढ़ावा देता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि फ्रेंड्स यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी जमा होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम जो होता है और फास्फेट, जो कैल्शियम फास्फेट होता है ये लवण आपका सर्वान्य मात्रा में पाया जाता है। अगला लिखा है मनुष्य के कुल कितनी हड्डी होती है। तो भैया आपको पता ही होगा 206 हड्डी मनुष्य के अंदर होती है, जो कि 300 पहले होती है, बाद में 206 हो जाती है। जो बच्चे होते हैं उसमें 300 के करीब हड्डी होती है, जो बाद में कम होकर के 206 पर फिक्स हो जाता है। वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ ही होती हैं। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स कि मनुष्य के जीवन काल के दौरान दांत कितने बार विकसित होते हैं। तो 2 बार दांत विकसित होते हैं, और 2 बार जो दांत विकसित होते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत विकसित होते हैं और 2 बार निकलते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं। सबसे पहले एक कृंतक होता है, फिर एक होता है रदनक होता है, फिर एक होता है आपका ये प्री मोलर, फिर लास्ट में होता है मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाता है। दूध के दांत जो होते हैं वो आपके 20 होते हैं, जो कंप्लीट दांत निकलते हैं वो आपके 28 या 32 होते हैं। फिर लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित में से जो मनुष्य होते हैं उनके पैरों की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है। तो उनके पैरों की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो है वो पैरों की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। लिखा है निःश्वसन, यानी जब आप श्वसन को छोड़ देते हैं यानी बाहर निकालते हैं तो आपका डायफ्राम क्या होता है। तो आपका जो डायफ्राम होता है गुंबदाकार आकार में होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका डायफ्राम है, ये गुंबद आकार में कब होता है, आपका निःश्वसन होता है। जैसे मान लीजिए आपका फेफड़ा है, फेफड़े के जस्ट नीचे आपका ये कवर करता है डायफ्राम, लेकिन जब आप इसमें आप हवा भरेंगे यानी जब आप अंतः श्वसन करेंगे तो ये फेफड़ा फूलेगा, और जब ये फेफड़ा फूलेगा तो डायफ्राम यहाँ पर सिमट जाएगा, यानी फूल के जब ये बड़ा होगा इस तरह से तो डायफ्राम आपका इस तरह से नीचे फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वापस से अपना पूरा अवस्था में आएगा तो डायफ्राम वापस से गुंबद आकार में हो जाएगा। तो यानी जो आपका निःश्वसन करेंगे यानी आप श्वसन को बाहर निकाल देंगे तो आपका डायफ्राम जो होता है वो गुंबद आकार में हो जाता है। जब आप श्वसन को अंदर लेंगे तो फ्लैट यानी समतल हो जाता है, यानी थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाता है। तो ये बात आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कार्य होता है, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स कि अधिक पुरुष जो जन्म के निगमन के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग करता है। तो जो अधिक पुरुष जो होता है वो जो मतलब कॉन्डोम का यूज़ कर सकते हैं। यानी मतलब आप अगर मान लीजिए आप मतलब संतान की प्राप्ति नहीं चाहते हैं या आपको अपने मतलब प्रजनन पर नियंत्रण करना है तो आप अगर पुरुष हैं तो आप कॉन्डम्स का प्रयोग करेंगे, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो लूप, कॉपर टी, माला डी इन सब गोलियों का प्रयोग करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का लेकिन पुरुष कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स की मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद नहीं होता। तो मतलब अधिवृक्क भी जानेंगे तो आप 2 जोड़ा होता है, अगर आप देखेंगे तो आपका जोड़ों में मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि देखिए अधिवृक्क ही एक ऐसा है जो कि 2 जोड़ा होता है। तो अधिवृक्क के पास जो होता है वो 2 पीस होता है, यानी एक जोड़े में वो उपस्थित होता है। और यकृत जो होता है वो आपका एक ही पीस होता है। यह अग्नाशय भी एक ही होता है, जबकि पीनियल ग्रंथि भी एक ही होती है। ये तीनों एक होते हैं जबकि यही 2 होता है। तो इनमें से एक से अधिक आंसर आपका होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मनुष्य के शरीर का
तापमान 37 डिग्री हो जाए तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा। यानी जो आप कह रहा कि मनुष्य का शरीर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जहाँ पे आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, क्योंकि शुक्राणु जो है इतने अधिक टेम्परेचर पर निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए उसको जो है हम लोग अलग से, उसमें आपको बॉडी में आपको अलग से नीचे वो जो है स्थापित होता है, लटका होता है। तो वो जो आपका शुक्राणु होता है वहाँ पर निर्माण होता है, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर उसका कम होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 डिग्री सेल्सियस तक उसका मतलब जो है आपका टेम्परेचर हो सकता है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब करती है, तो आप उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहली बात तो इसमें जो है डॉक्टर जब मृत्यु की घोषणा तब करता है जब आपकी नाड़ी की गति रुक जाए, यानी आप जो आपकी हृदय की गति है वो रुक जाए, और हृदय की गति भी बंद हो जाए और नाड़ी की गति भी बंद हो जाए, यानी आपकी जो पंपिंग की क्रिया भी हो जाए और आपने जो सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे ये भी बंद हो जाए। तो दोनों चीज़ें बंद हो जाए। उसके साथ ही साथ आँख की पुतलियाँ सीधा स्थिर हो जाएँ, फैल गई हों, या प्रकाश को पचने की प्रतिक्रिया नहीं, मतलब अगर आप उसमें लाइट मारेंगे उनकी आँख में तो उनका जो पुतली होगा वो अंदर बाहर की तरफ नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में आप जो है अगर तीनों एक साथ लागू हो जाएगा तब जा करके आप उनको मृत घोषित करेंगे। अगला लिखा हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां में से निम्नलिखित में से क्या होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हमेशा हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो आपके पाचक रस का, एंजाइम्स का जो है स्राव करती हैं। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा है कि प्रकाश एवं फेफर की दर सबसे अधिक किसमें होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश एवं फेफर की दर सबसे ज़्यादा होता है। अगला लिखा है कि क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु जो है, तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और ये आपका पेड़ों में वृद्धि में मदद करता है। अगला लिखा है मानव की आँख जो है वस्तु की छवि किस पर बनती है। तो भैया आपको पता है रेटिना पर छवि बनता है, कार्निया के द्वारा जो होता है ये आपके प्रकाश कितना आएगा कितना नहीं जाएगा इसका नियंत्रण करते हैं। और जो पुतली होती है ये आपकी जो है प्रकाश की मात्रा के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी थी। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है। तो भैया जो मणिक होता है ये सबसे ज़्यादा इसमें हीरा जो होता है इसका आप देखेंगे 2.42 इसका जो होता है ये अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 4.42 होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारे जो होते हैं टिमटिमाते हैं, उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है प्रकाश का अपवर्तन। अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। तात्पर्य इसका क्या है कि कौन सा दर्पण होगा। तो देखिए अगर दर्पण जो है आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा बना रहा है तो उस कंडीशन में वो दर्पण कौन सा हो सकता है। तो वो आपका जो है आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो वो आपका हमेशा अवतल दर्पण होगा, क्योंकि जो है बड़ा करके कौन सा दिखाता है तो अवतल दर्पण दिखाता है। अवतल दर्पण आपकी प्रतिबिंब को बड़ा करके बनाता है, क्योंकि आप देखे होंगे आप डॉक्टर अगर जो आपके दांत वाले डॉक्टर होते हैं, नाक कान वाले डॉक्टर होते हैं, वे हमेशा एक ऐसा लेंस लेकर के चलते हैं कि जो कि क्या करते हैं वो जब उसमें लगाते हैं अवतल दर्पण वाला तो वहाँ पर आपका बड़ा करके उनके फिगर्स को दिखाया जाता है। तो फिगर्स बड़ा होता है तो आसानी से देख पाते हैं कि आपका दांत या फिर नाक या फिर कान में क्या दिक्कत है या फिर क्या नहीं दिक्कत है, तो वो बात जान सकते हैं। तो बड़ा करके जो प्रतिबिंब दिखाता है वो अवतल दर्पण होता है। अगला लिखा है कि बड़े जो शोरूम होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, उसमें इस्तेमाल करने वाला जो दर्पण होता है कौन सा होता है। तो इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि नाई की दुकान में जो होता है एक दो समांतर समतल दर्पण जो है वो रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि जो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, क्योंकि जो उसमें प्रतिबिंब बने वही आपका उसमें बने, जिससे आपका मल्टीपल प्रतिबिंब का निर्माण ना हो पाए, इसलिए जो है उस दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। वहीं अगर आप एक दूसरे के डिग्री पर झुका देंगे तो मल्टीपल्स आपके फिगर्स बनने लगेंगे, जिससे आपके कन्फ्यूज़न बन सकता है। फिर लिखा है एक लड़का इस दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है। देखिए अगर दर्पण है और सीधा प्रतिबिंब दे रहा है तो इसका मतलब वो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में हमेशा जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है। तो ये आपका तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। कोहरे में हम देख नहीं सकते, क्योंकि जो कोहरा होता है वो हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि कोहरे की बूंदों प्रकाश को प्रकाशित कर दे, मतलब जो कोहरा होता है वो क्या करती हैं मतलब जो उसमें जो आपकी प्रकाश आती है तो वो कोहरे में जो आपके जो जल की बूंदें होती है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं, जिससे आपके जो है एक तरह से चमक उत्पन्न हो जाता है और हम कोहरे में स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला जो आपका लिखा गया है कि सूर्य के, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में वर्ण जो क्रम होता है, जब 7 रंगों में विभक्त होता है वर्ण विक्षेपण के द्वारा, तो उसका सही क्रम क्या होता है। तो विबग्योर आपको पता होगा, विबग्योर जो होता है उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए विबग्योर जहाँ लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर
आपका नंबर सी में विबग्योर लिखा गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो होता है वो केवल परावर्तन पर काम करता है, क्योंकि इससे हम दूर की वस्तु को देखते हैं। अगला जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कि लिखा है कि किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो यह उच्च वोल्टता को प्रेरित करने का काम करता है, मतलब एक ही बार में आपको खटाक से तुरंत उच्च वोल्ट दे देता है, जिससे ट्यूबलाइट तुरंत जल उठता है। अगला देखा जाए तो फोटान क्या होता है? तो फोटान जो होता है एक प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा होता है, यानी जिसको आप क्वांटा बोल सकते हैं, उसको आप एक तरह से प्रकाश ऊर्जा का एक आप फोटान बोल सकते हैं उसको, और प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल बोल सकते हैं आप उसको। तो इस तरह से इसका प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा आप समझ सकते हैं। लिखा है हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकता है। फिर लिखा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है। ये क्योंकि प्रिज्म से ही हम लोग वर्ण विक्षेपण यानी साथ अनअकैडमी पर आप जुड़ के कैसे पढ़ेंगे, तो अनअकैडमी पर आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, और अनअकैडमी का आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अनअकैडमी पर जुड़ करना पढ़ना भूलें। और ये आप शाम को 5 बजे हम लोग जुड़ते हैं, और वहाँ पर मैं क्लास का वहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ भी वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप आकर वहाँ पे जरूर जुड़ें। तो अनअकैडमी पर जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शाम को 5 बजे जुड़िएगा। 7 रंगों में उसको तोड़ा जाता है। अगला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि साधारण टीवी कैसेट जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सी किरण पाई जाती है? तो उसमें जो होता है वो आपका इंफ्रारेड तरंग आपकी काम में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सा इसमें प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग होता है RGB। RGB तो RGB जो होता है ये आपका प्राथमिक रंग में आता है, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू जो होता है ये आपका प्राथमिक रंग होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पीला आपका प्राथमिक रंग नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है फ्रेंड्स कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो वह कौन सा नहीं बदलता है? तो देखिए जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है, बाकी वेग, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक सभी बदल जाते हैं, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति जो होता है वो हमेशा फिक्स होती है। प्रकाश की ही नहीं, ध्वनि की भी आवृत्ति हमेशा फिक्स होती है। मानव आँख में कौन सा, देखिए मानव आँख में जो वस्तु का जो छवि बनता है वो कौन सा बनता है? तो वो कहाँ बनता है? वो तो रेटिना पर बनता है आपको। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश 7 वर्गों में बढ़ जाता है। तो लिखा है कि सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फैलाव होता है, झुकाव होता है, जो बिखरना होता है वो बैगनी के अंदर होता है, जबकि सबसे कम जो है फैलाव, बिखरना, झुकाव जो होता है वो लाल में होता है। तो सबसे अधिक आपसे पूछा है तो इसलिए आपका बैगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा? देखिए तो विचलित होने वाला जो सबसे ज़्यादा होता है वो बैगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि बैगनी जो होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है आपका। निकट दृष्टि दोष में उपचारित क्या कहते हैं? देखो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम लगाते हैं आपका ये वाला अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस हम इसमें लगाते हैं निकट दृष्टि लेंस में। उसके साथ ही दूर वाले में जो है उत्तल लेंस आपका इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं अगर ट्रिक बताऊं उसको याद करने का, देखिए निकट में आता है 3 वर्ड, देखिए निकट, और एक होता है दूर, दूर में आता है 2 वर्ड। देखिए दो ही शब्द से मिल करके बना हुआ है, 2 ही वर्ण से मिल करके बना है दूर, जबकि 3 वर्ण से मिलकर बना है निकट। तो देखिए अवतल लेंस ज़्यादा बड़ा हुआ है कि उत्तल लेंस? देखिए तो आप उत्तल लेंस में मतलब वर्णों की संख्या कम है और अवतल लेंस वर्णों की संख्या ज़्यादा है। तो अवतल लेंस हो जाएगा निकट के साथ, दूर और हो जाएगा उत्तल के साथ। यानी यहाँ पर देखिए 2 ही अक्षर से मिलकर यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तल लेंस यानी जो कम वाला है कम के साथ, तो ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ। आप ठीक से याद कर सकते हैं, वैसे आप जैसे भी याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही याद किया था कि उसमें 3 ही अक्षर होता है तो उसमें 1 बढ़ करके 4 हो जाता है, जबकि उसमें 2 ही अक्षर होता है तो उसमें 1 बढ़ करके 3 अक्षर का याद रख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा जैसे आप याद रखना चाहें। सौर भट्टी में प्रयुक्त कौन सा करते हैं? सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं प्रकाश को एक ही जगह पर गिराते हैं। तो इसलिए हम अवतल दर्पण हमारा जो है प्रकाश को एक जगह पर अभिसारी लेंस की तरह, अभिसारी दर्पण की तरह काम करता है। तो इसलिए सौर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दृष्टि की खराबी में निकट दृष्टि, यहाँ पे 3 शब्द है तो 4 शब्द वाला आ जाएगा। तो इसमें जो है इसको अगर आप लेंस लगाएंगे तो इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष को आप मायोपिया भी बोलते हैं। तो मायोपिया जो होता है इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे कहीं आपको दिया नहीं होता, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, मायोपिया इसका राइट आंसर होगा। अगला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि वर्ष 2000 कितने में रमन जो इफेक्ट था, रमन इफेक्ट के लिए उनको किस सन में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1929 में उन्होंने खोजा था। लेंस की जो शक्ति होती है वो डायप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स लिखा है कि सूर्य का जो प्रकाश होगा वो पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, तो लगभग 8 मिनट पहुंचता है, लेकिन आप यहाँ पे 8 मिनट आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो लगभग 8 मिनट होता है। ये राइट आंसर होगा 8.16 सेकंड, यानी 8 मिनट 16 सेकंड, जो कि आपका कहीं दिया नहीं है, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। तो 8 मिनट 16 सेकंड जो आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। जब लाल, पीले और हरे रंग का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो कौन सा, देखिए जब RBG और जो RBG है, ये तीनों का तीनों, यानी ये प्राथमिक रंग होता है, और सारे के सारे जब प्राथमिक रंग को आपस में आप मिला देंगे तो सफ़ेद रंग का प्रकाश बन जाएगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर सफ़ेद हो जाएगा। तो पूरा का पूरा प्राथमिक रंग को अगर आप एक साथ मिला देंगे तो उससे जो निर्माण होता है वो सफ़ेद रंग के प्रकाश का निर्माण होता है। अगला लिखा है कि इंसिडेंस एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित कब होता है, तो वो 90 डिग्री पर जब होगा तब उसी इंसिडेंस एंगल को जो है आप क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं, तो 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है आपको याद होगा 3 × 10⁸ जो मीटर पर सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में तारे जो है स्वयं से चमकने लगते हैं, तो ये भैया देखिए आपका जो तारे होते हैं वो चमकते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन जो जितने भी तारे, जैसे सूर्य भी आपका एक तारा होता है, तो इसमें भी जो है जो हमारा प्रकाश आता है हम तक, जो हमारी ऊर्जा आती है हम तक, वो नाभिकीय संलयन द्वारा ही होता है। तो जितने भी तारे होते हैं वो सारे के सारे नाभिकीय संलयन करते हैं। रेगिस्तान में हम लोग दोपहर में मरीचिका दिखाई देती है, तो इसका जो आपका कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है रेगिस्तान में मरीचिका आपको दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला लिखा है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो किसका बना होता है, तो जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो आपका PVC का बना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लेंस PVC के बने होते हैं। अगला लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की स्लिट में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण जो होती है वो अगर मान लीजिए आपका कांच से वायु से कांच में जा रही है, तो सबसे पहली बात तो उसका आवृत्ति ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही गलत हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये भी आपका गलत हो गया। तरंग दर बढ़ता नहीं, बिल्कुल तरंग दर जो होता है उसका घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, मतलब तो इनमें से कौन सा सरल सूक्ष्मदर्शी में नहीं है, तो आप देख सकते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में आप क्या लगाते हैं, तो कम फोकस दूरी वाला हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए जितना कम फोकस दूरी रहेगा उसका उतना ही वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वो जूम करके दिखा पाएगा। तो जितना कम फोकस लेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो जूम कर पाएगा, तो इसलिए कम फोकस दूरी वाला हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं अपने सरल सूक्ष्मदर्शी में। इंद्रधनुष जो होता है वो क्या होता है, तो वो वर्ण विक्षेपण की घटना के बाद बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है करण ताल के वास्तविक गहराई से कम, मतलब अगर कोई आपका तालाब है वो वास्तविक गहराई से कम लगता है, इसके पीछे का जो कारण होता है वो अपवर्तन होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिखा हुआ है कि 61 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण के समान जो अभ्यंतर होता है वो क्या होता है, तो अनंत होता है। यानी अगर आपका समतल दर्पण का जो नाभ्यंतर होता है वो कितना होता है, तो वो अनंत होता है, तो आपका ऑप्शन और बी जो है राइट हो जाएगा, अनंत। फिर लिखा है यहाँ पे समतल दर्पण पर कोई वस्तु 2 मीटर पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की दूसरी, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, यहाँ से आपने 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा, तो ये इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, तो यानी कुल मिला के कितना दूरी होगा, तो 4 मीटर हो जाएगा, तो वस्तु से 4 मीटर की दूरी पर स्थित हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, तो ये आपका गलत लिखा हो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है ये होगा, ये 3×10⁸ हो जाएगा, ये आपका गलत लिखा हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है ये प्रकाश की गति होती है। अगला लिखा है यहाँ पर सही कथन को पहचानिएगा, तो सही कथन को पहचानना ये है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये आप याद रखिएगा, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ज़्यादा होती है, हरे रंग से ज़्यादा होती है, तो लाल रंग की सबसे ज़्यादा होगी, तो भाई जाहिर सी बात है हरे रंग से भी तो ज़्यादा होगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि दृश्य जो स्पेक्ट्रम होता है वो कितने से कितने होता है, तो जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है वो 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 46 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो भी हमारी प्रकाश होती है वो हमको दिखती है, तो 39 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है फ्रेंड्स की जो प्रकाश होती है वो 7 रंगों में विभक्त होती है, जो 7 रंगों में अलग अलग बट रहा है उस क्रिया को आप क्या बोलते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपको यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं वो कौन से लेंस होते हैं, जो आपको पढ़ना है, तो फ्रेंड्स पढ़ना है तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ नहीं पा रहे हैं इसका मतलब आपको दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर की वस्तु तो आपको दिखाई दे रही है लेकिन नज़दीक की वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो नहीं दूर दृष्टि दोष में लोग उत्तर लेंस लगाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर उत्तर
लेंस वाला हो जाएगा। अगला लिखा है कि दूरदृष्टि जो होता है उसके लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया तो ऑप्शन नंबर बी यानी सॉरी यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं उत्तल लेंस होगा, तो उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि दोपहर का 12 बजे हैं और उस समय आपके जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जो आपका इंद्रधनुष को नहीं देख सकते, क्योंकि जो है जब आपके दोपहर के 12 बजेंगे तो सूर्य आपका जस्ट आपके ऊपर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपके इंद्रधनुष नहीं बनते हैं। सूर्य इंद्रधनुष बनने के लिए या तो आपका सूर्यास्त का समय होगा या तो आपके सूर्योदय के समय होगा, यानी दिन में या तो शाम में दिखाई देता है, दोपहर में सूर्य मतलब जो है इंद्रधनुष नहीं दिखते। अगला लिखा है दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वो बड़ा करके हमको दिखाता है, हमारे जो फोटो होती है उसको बड़ा करके यानी इनलार्ज करके उसको दिखाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि तारों प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। जो प्रकाश की विकिरण होती है वो तरंग और कण दोनों होती है, यानी जो प्रकाश होता है वो हमारा तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है, तो दोनों की तरह व्यवहार कर लेता है, इसलिए हम इसको प्रकाश की जो विकिरण होती है वो तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार कर लेता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कि किसी ऐनक का लेंस का जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर दे दिया, उसकी फोकस दूरी भेजते, तो डायोप्टर जो होता है वो 1/f होता है, तो यानी आप इसको f के द्वारा अगर निकालेंगे तो 1/d भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1/d का मतलब ये हो गया, तो इसका आप देखेंगे 1/2 1/2 आप इसको लिखेंगे, तो यानी ये जो होता है ये मीटर में नापा जाता है, जबकि हमको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे तब जाके हमारा ये मीटर जो है सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तब इसको आप काटेंगे तो 50 मिलेगा, तो आपको 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको बाद में एक सीरीज लेकर के क्वेश्चन को आपको बकायदा केवल क्वेश्चन ही कराऊंगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स, समुद्र का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो समुद्र में जो नीला रंग प्रवर्तित होता है वो आपके प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र में जो जल जो है वो नीला आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जो लिखा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारे बैगनी कलर का जो होता है तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बहुत कम होता है, और उसका जो प्रकीर्णन का जो होता है यानी उसका जो फैलाव होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो बैगनी रंग जो होता है उसका जो विचलन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी फैलाव ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है ये आपका दिखता है। तो यानी लघु तरंग दैर्ध्य होता है, अपेक्षाकृत वायुमंडल प्रकीर्णन होती है, यानी इसका मतलब कहने का ये है कि प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी जो मैंने आपको बताया फैलाव प्रकीर्णन यानी उसका विचलन जो होता है अधिक होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होता है उसका कम होता है, जो कि यही आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला लिखा है कि ट्यूबलाइट से जो प्रकाश किस पर निर्भर करता है। तो ट्यूबलाइट जो प्रकाश होता है वो उसका ट्यूब में जो ठोस धातु होती है उसी पर प्रकाश आपका निर्भर करता है। अगला लिखा है शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो शीशे का प्रयोग हम लोग प्रकाश संचरण में करते हैं, यानी शीशे के द्वारा जो है हम लोग प्रकाश का संचरण करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन चलते हैं ऊपर, आपको ये लिखा है कि किलो हर्ट्ज जो होता है वो इकाई से मापते हैं। तो किलो हर्ट्ज जो होता है वो हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है कि कितने किलो हर्ट्ज की ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। बाकी जो एम्पियर होता है वो धारा को मापने में काम आता है। विद्युत प्रतिरोध को हम ओम से मापते हैं और वोल्टेज को हम लोग विभव से मापते हैं, तो इसको वोल्ट से मापते हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो जो ये होता है ये प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं होता है, क्योंकि प्रबल तभी होगा जब या तो प्रबल अम्ल हो या तो प्रबल क्षार हो। तो ये देखिए आपका प्रबल क्षार होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, ये भी प्रबल क्षार होता है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके प्रबल अपघट्य होंगे, बट H2CO3 जो होता है ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। अगला लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि एक डिजिटल अनुप्रयोगों में सबसे ज़्यादा अनुप्रयोग क्या होता है। तो फोटोवोल्टिक सेल का हम लोग डिजिटल अनुप्रयोगों में सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला लिखा है कि विद्युत विभवांतर जो होता है उसका क्या मापते हैं। तो वो जो है उससे हम लोग वोल्ट के द्वारा इसको विद्युत विभवांतर को मापते हैं। ओम के द्वारा प्रतिरोध होता है, वाट के द्वारा हमारी शक्ति होती है, उसके साथ साथ कूलाम जो है वो हमारा आवेश का होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स की एक युक्ति जो कि विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो जो रक्षा करता है हमारा वो फ्यूज होता है। फ्यूज के द्वारा हम अपने धारा जो अपने घरों में बहने वाले जो धारा होती है विद्युत धारा का जो परिपथ होता है उसको हम लोग बचाते हैं, तो फ्यूज के द्वारा बचाते हैं। अगला लिखा है कि LED जो होता है यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो भैया कम खपत करते हैं, तो ये बात तो सही है कि हम लोग ऊर्जा का कम खपत करते हैं इसके द्वारा। प्रकाश बल्बों की अवधि अधिक समय तक काम करता है, तो ये भी बात सही है, अधिक समय तक काम तो करता ही करता है, तो ये शरत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन और बाकी नहीं दिया गया, तो इसमें जो अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि ये ज़्यादा हमारे ये जो है हमारे ऊर्जा को ज़्यादा खपत करता है, तो वही ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि ये कम ऊर्जा खपत करता है, इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो ज़्यादा होती है। इसके साथ ही रंग बिरंगे मतलब आपको रंग बिरंगे लाइट्स में भी उपलब्ध होते हैं, मतलब इसका जो है सफ़ेद कलर के साथ साथ ये कई कलरों में भी उपलब्ध होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। बाकी अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिखा अगला क्वेश्चन आ गया ये लिखा हुआ कि जब मधुमक्खी काटती है तो उसके डंक को स्थान पर क्या लगाया जाता है। देखिए जो मधुमक्खी काटती है वो हमारे अंदर डाल देती है HCOOH,
यानी इसी को आप बोलते हैं फार्मिक अम्ल। तो चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में होता है फार्मिक एसिड यानी HCOOH होता है। तो ये एक प्रकार का अम्ल होता है। तो अम्ल को हम लोग जब भी न्यूट्रलाइज करना होगा यानी अम्ल के जो असर को ख़त्म करना होगा तो हम लोग जाहिर सी बात है क्षार लगाएंगे। तो जो भी क्षार होगा वही हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए फार्मिक एसिड, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है जो कि CaO के साथ बेअसर हो जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वल्कनीकरण जो होता है कि प्रक्रिया प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म करते हैं। तो सल्फर के साथ अगर आप गर्म कर देंगे तो वल्कनीकरण अब क्रिया, यानी प्राकृतिक रबर को अगर आप सल्फर के साथ गर्म कर देंगे तो उसका वल्कनीकरण हो जाता है यानी वो मजबूत हो जाता है। तो इस क्रिया को वल्कनीकरण करते हैं सल्फर के साथ गर्म करने को। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। तो जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होता है ब्यूटेन होता है, जो कि आपके LPG यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG यानी आपकी खाना बनाने वाला जो रसोई गैस होता है उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला लिखा है कि कौन सा समूहक ड्रग है। समूहक ड्रग फ्रेंड्स ऐसा ड्रग्स होता है जो कि आपके ये जो आपके एक ड्रग्स के रूप में लिया जाता है। तो ये ल्यूमिनॉल है, ये आपका समूहक ड्रग्स होता है यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो ल्यूमिनॉल है वो आपका समूहक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको अगर दिखाऊं फ्रेंड्स स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक होता है। तो दर्दनाशक जो होता है वो आपका जो दर्द का नाशन करता है ये नोवलजीन जो होता है ये आपका दर्दनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आपका पेनिसिलिन जो होता है ये आपका एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपका राइट आंसर होगा। अगला जो लिखा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विंटरमिन तेल होता है। यानी विंटरमिन तेल किससे मिलता है। तो मेथिल सैलिसाइलेट से जो होता है विंटरमिन तेल बनता है। अगला जो लिखा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को हम कैसे नापते हैं। तो ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। अगला लिखा है कि CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का मुख्य घटक आपके मीथेन होता है, बाकी केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन मुख्य घटक 75% तक आपका मीथेन ही पाया जाता है। अगला फ्रेंड्स ये कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है वो केरोसिन जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि ऑक्सीजन किस में नहीं होता है। तो सीमेंट में भी ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में भी होता है, कांच में भी होता है, लेकिन केरोसिन के तेल में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि पहला बनाया गया सिंथेटिक रेशा जो था वो सिंथेटिक फाइबर जो था वो क्या था। तो आपका जो नायलॉन है वो पहला बनाया गया सिंथेटिक रेशा था। अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स कि न्यूनतम लिखा है निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक होता है। तो जो आपका हाइड्रोजन जो आप जलाते हैं यानी H2 जो आप इसको जलाएंगे तो इसमें आपका प्रयोग मतलब जो है आपका जो प्रदूषण होता है वो सबसे कम होता है, बिल्कुल प्रदूषण होता ही नहीं है। तो ऑटोमोबाइल में उपयोग करने वाले जो एंटी फ्रीजिंग होता है उसके रूप में क्या लगाते हैं। तो एंटी फ्रीजिंग के रूप में हम एथिलीन ग्लाइकोल के लगाते हैं। और एंटी फ्रीजिंग मतलब ये हमारे जो आपके जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो होते हैं उसको जमने से रोकता है, जो कि ठंडे प्रदेश में मान लीजिए बहुत जैसे कि अमेरिका वगैरह में, कनाडा वगैरह में जो पेट्रोल होता है वो जम जाता है। तो उसको जमने से रोकने के लिए तो पेट्रोल में हम लोग क्या मिलाते हैं। तो हम लोग पेट्रोल या फिर डीजल में हम लोग एथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं, जिससे हमारा पेट्रोल डीजल जो भी हमारा होता है ईंधन जो होता है वो जमता नहीं है और हमारी गाड़ियों में चलता रहता है। तो उसको ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल करते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है। तो वो कॉर्न स्टार्च होता है, क्योंकि स्टार्च जो होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और ये आसानी से गल जाता है। तो यही आपका बायोडिग्रेडेबल जो होता है घटक होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सबसे मीठी चीनी जो होती है वो आपका फ्रक्टोज होता है, जो कि आपके प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है। जबकि यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स कि LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये रहा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 C6H12O6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है C6H12O6। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ईंधन जो होता है वो हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी आश्रवण करते हैं, क्योंकि यह जो है उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है और लकड़ी पर क्रिया करने से क्या होता है। तो देखिए अगर लकड़ी को आप मतलब अगर आप लकड़ी को जो है अगर आप मतलब बिना ऑक्सीजन के जलाएंगे तो वो चारकोल में बदल जाता है, और वही चारकोल टार और एसिटिक अम्ल ये सारे के सारे रूप से मिलता है। तो यानी इसको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिना ऑक्सीजन के अगर आप लकड़ी को गर्म कर देंगे तो वो चारकोल में बदल जाता है, उसी से टार भी बना जाता है और एसिटिक अम्ल भी कुछ ऐसे ही क्रियाओं द्वारा जो कि बिना ऑक्सीजन की क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। फिर लिखा है कि हीरा एक बहुमूल्य पत्थर होता है जिसके अलावा
कुछ नहीं है कि सिवा उसमें क्या होता है, तो उसमें एक कार्बन का एक अपरूप होता है। तो जो है हीरा भी एक कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, फुलरेंस भी है। तो हीरा जो है एक कार्बन का अपरूप होता है, तो जो कि एक उच्च गुणवत्ता वाला होता है। अगला लिखा है कि सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में जो होता है वो आपको पता होगा कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वुड स्पिट होता है। तो वुड स्पिट जो होता है वो मेथिल अल्कोहल होता है। तो मेथिल अल्कोहल को यानी जिसको आप CH3OH बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। इसी को जो है वुड स्पिट कहते हैं, वुड स्पिट बोलते हैं, यानी लकड़ी वाला स्पिट बोला जाता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू वगैरह हो गया और संतरा वगैरह हो गया। तो संतरा, नींबू, मौसम्बी, इन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जबकि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेकेलाइट, जो बेकेलाइट होता है वो क्या होता है। तो बेकेलाइट जो है वो फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर के बनता है। तो फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर के जो है बेकेलाइट बनाया जाता है। लिखा हुआ है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो सिगरेट लाइटर होती है उसमें आपकी हमारे ब्यूटेन गैस को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो सिगरेट लाइटर में भी हमारा ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से आपका वाइन अल्कोहल बनता है। यानी अगर आप गन्ने का रस या फिर आप कोई भी रस जो कि मीठा हो, किसी भी फल का रस हो, उसको अगर आप वायु की अनुपस्थिति में, जहाँ पर वायु न उपस्थित हो, उसकी अनुपस्थिति में अगर आप गर्म कर लेंगे और जाइमेज एंजाइम्स का उपयोग करेंगे तो आपका जो बनता है वो शराब बनता है, जिसको आप किण्वन की विधि द्वारा बनाते हैं। तो शराब बनता है, उसको आप एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो वो जो होता है वो वाइन अल्कोहल होता है, जिसको आप एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। लिखा है एल्कोहलिक खमीर जो होता है, जो एल्कोहलिक खमीर होता है वो क्या बनाता है। तो हमारा एथिल अल्कोहल बनाता है। जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट है दूसरे लैंग्वेज में। कच्चे जो फल होते हैं उसमें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फार्मूला होता है C2H2। तो ये आपका जो है एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम रूप से पकाने वाले गैस का नाम है। और अगर ये ना दिया हो, अगर आपसे केवल ये पूछा हो कि कच्चे फलों को पकाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड से भी कच्चे फल को पकाते हैं, यानी CaC2 से भी। CaC2 से भी फल पकाया जाता है, जबकि एक पदार्थ है। जबकि C2H2 जो होता है यह एक गैस होती है। तो एसिटिलीन गैस जो होती है उसी को C2H2 बोलते हैं। तो एसिटिलीन गैस को ही हमारा जो है ये कृत्रिम फलों को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, ये रहा आपके ऊपर में, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा होती है। तो खाना बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो मीथेन करते हैं, जिसको आप गोबर गैस भी बोलते हैं। अगला लिखा है कि जो घरेलू LPG सिलेंडर होता है वो दाब मापक नहीं, मतलब जो घरेलू गैस सिलेंडर LPG सिलेंडर होते हैं उसके दाब जो मापक नहीं प्रदान किए जा सकते, वो क्यों होते हैं। तो ये LPG गैस सिलेंडर में जो गैस की मात्रा है वो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं हम। फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में प्रस्तुत है। जो हमारे एसिटिक अम्ल जो होता है वो हमारे अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, और यह ऑक्जेलिक एसिड जो होता है टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, पेट के अमाशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन नहीं है। तो हीरा है, ग्रेफाइट भी है और आपका कोयला भी है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। ये सारे के सारे में हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन, ये कोयला जो है, ये सारे में कार्बन पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे वो मतलब आपको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आपको कौन सा कूट सही होगा ये आप देख सकते हैं। तो कौन सा इसमें सही मिलाया गया है, बस आपको ये आपको मतलब एक तरह से सही चयन करना है कि कौन सा इसमें जो है मिलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये बल्कनाइजेशन जो लिखा हुआ है ये खाद्य वसाएँ नहीं होती हैं। बल्कनाइजेशन जो होता है वो सल्फर का प्राकृतिक रबड़ के साथ क्रिया होता है। तो ये आपका राइट आंसर आपका मतलब ये आपका गलत दिया हुआ है। उसी तरह से अगर आप हाइड्रोजनेशन कहेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं किसी के अंदर। तो हाइड्रोजनेशन से जो है कॉपर नहीं प्राप्त किया जाता, ये भी आपका गलत होगा। क्रैकिंग जो होता है वो रबड़ में नहीं किया जाता है, यानी आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। स्मेल्टिंग जो होता है वो पेट्रोलियम में किया जाता है। तो इसको आप राइट आंसर बी हो जाएगा कि आपका सही है। स्मेल्टिंग जो होता है वो पेट्रोलियम के अंदर किया जाता है। अगला जो लिखा है कि कोयले का उपयोग आप क्या करते हैं। तो कोयले का उपयोग हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उष्मा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन लिखना है हंसाने वाली जो गैस होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कोई धातु जो है वो सोना है या नहीं है, इसको जानने के लिए आमतौर पर प्राथमिक परीक्षण के लिए कौन सा अम्ल का इस्तेमाल करते हैं।
तो हम नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि ये धातु जो है वो सोना है या फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पदार्थ के कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है, ये कौन सा पदार्थ होता है? तो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, ये द्रव होता है। क्योंकि द्रव का जो होता है वो आयतन तो निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन वो उसको अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार में हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, और अगर आप उसको और किसी और पात्र में रखेंगे तो उस पात्र का ले लेगा। यानी जो द्रव होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो कार्बन स्टील जो होगा तो ठोस होता है, इसका आकार आकृति दोनों निश्चित होते हैं, यानी आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी। क्रिप्टॉन एक गैस है जिसका ना आकार निश्चित होगा ना कि आपका आकृति निश्चित होगी। जबकि मिट्टी का तेल जो है इसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा क्योंकि द्रव है एक प्रकार का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अम्ल धातु जो है वो कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस को मुक्त करती है? तो अम्ल जो धातु होती है वो आपके कार्बोनेट से मिक्स करके जो है CO2 गैस का निर्माण करती है। यानी अम्ल धातु से क्रिया करेगी तो धातु से, अगर अम्ल केवल धातु से क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन अगर अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगी तो CO2 गैस को निकालती है। अगला लिखा हुआ कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा सत्य कथन है? कौन सा कथन सत्य है? तो आप मान सकते हैं फ्रेंड्स कि हीरा जो है इनकी विद्युत चालकता समान होती है। बिल्कुल नहीं, हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इनका क्रिस्टल समान होता है जो बिल्कुल नहीं, हीरा मुलायम होता है, क्रिस्टली उतना नहीं होता, लेकिन जो आपका हीरा कठोर होता है जिसका एक उच्च क्रिस्टली होता है, जबकि ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है, इसका उतनी क्रिस्टल नहीं होती है। जो इनके पास कठोरता समान होती है बिल्कुल नहीं, ग्रेफाइट मुलायम होता है लेकिन हीरा आपका बहुत ही पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि फ्रेंड्स, अगर आपका क्वेश्चन लिखा ये कि एक आपको दिया हुआ 3 धातु XYZ है जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दिया हुआ है, तीनों धातुओं के जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप इसका राइट आंसर ये होगा जिसमें जितना ही ज़्यादा बोल्ट होता है उसकी उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर अधिक होती है। तो यानी इसका देखिए बोल्ट सबसे ज़्यादा 3 है तो इसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा आपका Z का होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है C हो जाएगा कि उसके बाद X का होगा, उसके बाद आपका Y का होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो होता है वो एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जो कि बॉक्साइट आपका भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एक अयस्क है जो कि आपके उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला लिखा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि ये जो एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A होगा आपका राइट आंसर। और सॉरी, यहाँ पर लिखा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कार्बनिक यौगिक है, इसका वियोजन निम्न है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि कार्बनिक यौगिक तो है ही भाई एसिटिक अम्ल, इसका वियोजन निम्न है तो ये भी आपका राइट आंसर होना चाहिए। यह एक सहसंयोजिक बंध है, ये भी राइट आंसर है। तो इनका 1 से अधिक आपका राइट आंसर होना चाहिए था, 1 से अधिक जो है इसका ऑप्शन आपका सही होना चाहिए था, जो कि आपका यहाँ पर कुछ और ही दिया हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर 1 से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विंटरिन तेल है? तो ये अभी आपको मैंने बताया था कि जो मेथिल सैलिसिलेट जो होता है इसे आपका विंटरिन तेल बनाया जाता है। यूरिया की पहचान आप किसके द्वारा करते हैं? तो बायोरेट टेस्ट द्वारा जो है आपकी यूरिया की पहचान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। पेट्रोलियम अनेक मिश्रण, पेट्रोलियम जो होता है आपका, पेट्रोलियम अनेक प्रकार का मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है पेट्रोलियम के अंदर, और ऑक्टेन के द्वारा इसकी शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से सिरका में किसका संघटक होता है? तो सिरका में पानी जो होता है वो 5 से 8% का घोल होता है। यानी पानी के अंदर हम लोग एसिटिक एसिड को अगर 5 से 8% मिला देंगे तो उसी को बोलते हैं सिरका। सिरका या विनेगर हम उसको बोलेंगे जिसमें हम पानी के अंदर 5 से 8% एसिटिक हम लोग को घोले हुए हों। अगला लिखा है कि अकार्बनिक रसायन का ये आ गया। लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो दोनों दिया हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन लिखा है 2 रंगहीन गैसों का मिश्रण करने पे भूरे रंग की गैस निकलती है। तो कौन सी गैस होती है? तो वो NO और O2 निकलती है, उसको भूरे रंग कलर का गैस होता है। अगला लिखा है नीलम रूबी जो होता है उसका रासायनिक सूत्र कौन है? तो Al2O3 को नीलम रूबी भी कहते हैं। अगला लिखा है चूने का पानी जब हम किसके द्वारा दूधिया होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। फिर लिखा है अग्निशामक, यानी जो हम लोग के आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें
क्या पाया जाता है, तो उसमें हम लोग का जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, यानी इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, यही आपका पाया जाता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। जल के साथ NaO की क्रिया पर क्या बनता है, तो जल के साथ जो हमारा NaO क्रिया होता है, तो इसके साथ हमारा जब NaO की क्रिया होती है जल के साथ, तो हमारा निर्माण होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि वॉशिंग सोडा जो होता है, यानी धोने वाला सोडा जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O को ये हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला लिखा है नीलत होता क्या होता है, तो जो नीलत होता है फ्रेंड्स, ये आपका कॉपर सल्फेट को नीलत होता बोलते हैं, जबकि हरा सल्फेट को जो है आयरन सल्फेट को जो है हरा कसीस बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट जो है नीलत होता कहा जाता है। अगला लिखा है फ्रेंड्स कि डॉक्टर एक मतलब जो एनेस्थीसिया देता है, जो मतलब आपको एक तरह से बेहोश करता है, तो वो कौन सी गैस का प्रयोग करता है, तो वो आपके जो है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करता है, जिसका आप लाफिंग गैस भी बोलते हैं। धोने वाला सोडा का फार्मूला भी आपको मैंने बताया कि Na2CO3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक अच्छा अग्निशामक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक अच्छा अग्निशामक, यानी जानते ही आप कि जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा वहाँ पर जो है आपका कोई भी आग नहीं लगेगा, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण आग जो है वो बुझ जाती है। तो ये आपका एक अच्छा अग्निशामक यंत्र के काम के रूप में लाया जा सकता है। अगला फ्रेंड्स लिखा है कि खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा को बोलते हैं NaHCO3, जिसको आप बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बोलते हैं खाने वाला सोडा, जिसको आप बोलते हैं रासायनिक नाम NaH होता है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का 5वां पार्ट जो है वीडियो आपका कंप्लीट, चौथा पार्ट आपका और टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज वाला चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप लोग इसका जो आगे का 3 पार्ट है वो ज़रूर देखें। और उसके बाद आगे आने वाले 2 पार्ट्स और भी आपके 1 या 2 पार्ट्स और आपके आएंगे, जिसमें आपको मैं पूरा कवर करा दूंगा। तो लगभग आज आपके 200 के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी लगभग 800 MCQ आपके मैंने कवर करा चुका हूँ। यानी लगभग आपके 700 से 800 MCQ मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ 4 वीडियो के अंदर, और आने वाले 1 से 2 वीडियो में मैं आपका पूरा 1000 कंप्लीट करा दूंगा। और कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में ही आपका 200 से 300 MCQ आ जाए, जिसके कारण आपका 1000 कंप्लीट हो जाए। और कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और आए जिसमें आपका 300 से 400 MCQ और मिले, और आपका 1200 से 1300 MCQ हो जाए, ना कि 1000। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो आप लोग हमसे अनअकैडमी पर भी क्लासेस ले सकते हैं। तो अनअकैडमी पर भी हम जुड़े हुए हैं। तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके राहुल गुप्ता सर्च करेंगे आप, तो आप जाएंगे, आप मेरी जो है आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे, या फिर आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही आप राहुल गुप्ता सर्च करके भी आप मेरे प्रोफाइल का लोगो देख सकते हैं, मेरे जो है वीडियो में भी पड़ा होगा, और मेरे चैनल में भी आपको कहीं ना कहीं फ़ोटो मिल जाएगा, वही फ़ोटो आपके वहाँ पर लगा हुआ है, तो आप वहाँ से पहचान सकते हैं। बाकी आप लोग जुड़ जाइएगा ज़रूर और पढ़िएगा ज़रूर। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि ये आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, जो कि मैंने आपको करा दिए। तो अभी आपका 1 से 2 वीडियो और आएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा किसी और NCERT को शुरू करने का, क्लास 9th क्लास 10th या कहीं का भी। तो थ्योरी वाले क्लासेस मैं आपको शुरू करूँगा, और MCQ के भी क्लासेस आपके चलते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से मैं आपको कवर कराता रहूँगा। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अनअकैडमी का कैसे यूज़ करना मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये अनअकैडमी पर आप जो कैसे पढ़ेंगे, तो अनअकैडमी पर आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, और अनअकैडमी का आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको दे दीजिएगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अनअकैडमी पर जुड़ करना पढ़ना भूलें। और ये आप शाम को 5 बजे हम लोग जुड़ते हैं, और वहाँ पर मैं क्लास का वहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ भी वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप आकर वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। तो अनअकैडमी पे जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शाम को 5 बजे जुड़िएगा।